अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला खान हूँ। पाकिस्तान में इंसाफ बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। किसी के वारंट गिरफ्तारी जारी हो रहे हैं, नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी, किसी की बरियतें हो रही हैं, कोई मुल्क से बाहर जा रहा है, कोई नए रेफरेंसेस भेजने की बात कर रहा है, किसी का ट्रायल चल रहा है। तो इंसाफ का निज़ाम जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। आज क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, ज़रा कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। देखिए, एक तो अली अमीन गंडापुर साहब के, जो कि वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं और इन पर इल्ज़ाम है कि ये 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस थे। अब 9 मई को तकरीबन 10 माह गुजर चुके हैं और अभी तक भी नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं, नई चीज़ें सामने आ रही हैं, नए वारंट जारी हो रहे हैं। बहरहाल अली अमीन गंडापुर साहब को जो है वो नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी उनके जारी किए गए हैं और अदालत ने 2 अप्रैल को उनको पेश करने का हुक्म दिया है। अब देखिए कि चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार किया जाता है या वो खुद पेश हो जाते हैं या कोई और कानूनी रास्ता उनके लिए निकाला जाता है। वैसे तो हमें याद है कि जब इमरान खान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे तो उनको गिरफ्तार करने के लिए पूरे सूबे की पुलिस जमान पार्क में लगा दी गई थी। 24 घंटे तक ऑपरेशन चला था और इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई थी जमान पार्क में कि अदालत का ऑर्डर है। तो अभी तक अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करने के लिए पता नहीं इंसाफ का निज़ाम हरकत में क्यों नहीं आया और क्यों उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। क्या वो चीफ मिनिस्टर हैं इसलिए नहीं गिरफ्तार किया जा रहा? निज़ाम तो सबके ऊपर होता है। तो बहरहाल देखिए अब अली अमीन गंडापुर का मुस्तकबिल क्या है। उनको गिरफ्तार किया जाता है या वो कोई और तरीका इख्तियार करते हैं या उनके साथ कोई रियायत बरती जाती है। रियायत से मुराद मेरी ये है कि नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी के केसेस में ज़रूरी नहीं है कि गिरफ्तारियां हों, वारंट की तकमील करा दी जाती है, पेश वारंट दे दिया जाता है और कहा जाता है कि जनाब आपके ये नाकाबिल ज़मानत वारंट है, आपने फ़लाँ तारीख को पेश होना है। तो ये इसका आमतौर पर होता है। लेकिन देखें अब अली अमीन गंडापुर साहब के साथ क्या होता है। दूसरी, आज हसन और हुसैन नवाज जो हैं उनको तीनों रेफरेंसेस में बरी कर दिया गया है। फ्लैगशिप रेफरेंस में, एवनफील्ड अपार्टमेंट रेफरेंसेस में, अल अजीज़िया स्टील मिल्स में, इन तीनों में इनको बरी कर दिया गया है। दिलचस्प बात यह है और कहा यह गया है अदालत को, इनके वकील की तरफ से बताया गया है अदालत को कि जनाब ये तो मुआविन मुल्जिम थे, शरीक मुल्जिमान थे, यानी इसमें जो मरकज़ी मुल्जिमान थे वो तो नवाज शरीफ और मरियम नवाज थे। चूंकि मरकज़ी मुल्जिमान की ही बरियत हो चुकी है तो फिर शरीक मुल्जिम की बरियत ना होना तो ये तो अजीब सी बात है। तो इसलिए इनको दोनों को भी तीनों केसेस में बरी कर दिया जाए और अदालत ने एक झटके में बरी कर दिया। यानी आप देखें कि एक उनकी जो है वो उनको राहदारी ज़मानत मिली थी जब वो लंदन में थे, दूसरा वो यहाँ पर अदालत पेश हुए और तीसरी जनाब तारीख पर, यानी उनकी दूसरी पेशी पर या तीसरी तारीख पर बरियत हो गई है। तो ये बहुत ही यानी यही मैं शुरू में कहा था कि पाकिस्तान का जो इंसाफ का निज़ाम है वो बहुत अच्छा ज़बरदस्त तरीके से और बहुत तेज़ी के साथ काम कर रहा है। तो हसन और हुसैन की जो उनकी ज़मानत है, ये बरियत है, सॉरी ज़मानत नहीं बरियत है, वो अब अमल में आ गई है। अब हसन और हुसैन जो हैं उनके, यानी दिलचस्प बात इसमें यह है कि हमें आज तक ये पता नहीं है कि एवनफील्ड अपार्टमेंट्स किसके हैं, मिल्कियत किसकी है, क्योंकि इस पर हमने बहुत मुख्तलिफ तरह के बयान सुने। कोई कहता है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हमशीरा की मिल्कियत है, कोई कहता है कि दादे के थे, कोई कहता है पोते ने लिए, कोई कहता है पढ़ने के लिए किराए पे रहते हैं। तो इसमें इतनी तरह के मुख्तलिफ तरह के बयान हैं कि हमें आज तक ये पता नहीं है कि इन अपार्टमेंट्स का ऑनर कौन है। अब हमें इन अपार्टमेंट्स की ऑनरशिप के बारे में तो पता नहीं है, लेकिन बरियत बहरहाल हो गई है और रहते ये उसी अपार्टमेंट्स में हैं और हमें ये पता नहीं है कि ये इसको ख़रीदने के लिए यानी किसके हैं और ख़रीदने के लिए पैसे कहाँ से आए थे। तो ये बुनियादी सवाल इन अपार्टमेंट्स के हवाले से हमें मालूम नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हसन और हुसैन की आज बरियत हो गई है। अब ये सवाल दम तोड़ गया है कि ये अपार्टमेंट्स किसके हैं और इसके को ख़रीदने के लिए पैसे कहाँ से आए थे। यानी पनामा केस अपनी मौत आप मर चुका है। पनामा केस में अब कुछ नहीं बचा। पनामा का रेफरेंस, पनामा का एक स्कैंडल आया था, उसके बाद ये रेफरेंसेस कायम हुए थे, लेकिन वो पनामा का स्कैंडल अब ख़त्म हो चुका और उसमें जितने यानी वो प्रॉपर्टी अपनी जगह पर मौजूद है, सवाल अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन बरियत हो गई है। तो देखें कैसा ज़बरदस्त निज़ाम है पाकिस्तान का। दूसरी तरफ आज साइफर केस में इमरान खान की समाअत हो रही थी। तो साइफर केस में अदालत ने यह पूछा है कि भाई इतनी इमरजेंसी, इतनी जल्दी और बेचैनी क्या थी कि रात को 9 बजे भी इनका ट्रायल होता रहा।
क्या जल्दी थी? वो जल्दी तो हमें पता है कि इलेक्शन से पहले पहले ट्रायल करना था सारे केसेस में, अगरचे उसका उल्टा असर निकला उस जल्दबाजी में किए गए ट्रायल और जल्दबाजी में दी गई सजाओं पर लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया और जाकर वोट 8 फरवरी को किया। तो अदालत की जल्दबाजी की वजह से उल्टा इसका नुकसान ही हुआ मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन को। लेकिन बहरहाल आज अदालत ये सवाल उठा रही है कि इतनी जल्दी क्या थी कि ये केसेस रात को 9 बजे तक ट्रायल करके डिसाइड, साइफर का केस डिसाइड किया गया, फिर दूसरे केसेस भी डिसाइड किया गया, इद्दत का मामला भी डिसाइड किया गया। तो आज अदालत ने बहरहाल ये प्रोसीड कर रहा है। पीटीआई की लीडरशिप कह रही है कि हमें बड़ी यकीन है कि ये केस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन केस का ख़त्म होना या केस में बरियत हो जाना ये इतना मैटर नहीं करता इमरान खान के लिए जितना ये मैटर करता है कि वो रिहा कब होंगे, क्योंकि उन पर तो दर्जनों केस हैं, उनको अंदर रखने के लिए एक केस ही काफ़ी होगा, कोई एक भी केस। तो बहरहाल अब ये इस केस में है तो कुछ नहीं, हमें पता है साइफर के केस में, लेकिन देखते हैं आप कि अदालत को कैसे कंक्लूड करती है। उधर परवेज़ इलाही साहब का भी आज फर्द जुर्मायद होनी थी कि उन्होंने गैर कानूनी भर्तियां की हुई हैं, लेकिन फर्द जुर्मायद नहीं हो सकी। परवेज़ इलाही साहब को बताया गया है के बारे में बताया गया है कि वो वॉशरूम में परसों गिर गए थे। परवेज़ इलाही साहब वॉशरूम में गिर गए थे और वॉशरूम में गिरने की वजह से उनको हड्डी का एक फ्रैक्चर आया है। अगरचे वो बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर नहीं है, लेकिन उनका फ्रैक्चर हुआ है हड्डी में और उस वजह से आज वो आई नहीं और उन पर फर्द जुर्म आयद नहीं हुई। तो परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो भी बुज़ुर्ग आदमी हैं, बूढ़े आदमी हैं, और जेल वैसे इंसान को बूढ़ा कर देती है, मुश्किलात बढ़ा देती है। तो बेचारे कहीं वॉशरूम में गिर गए हैं और उसकी वजह से उनको ये तकलीफ़ उठाना पड़ी है। नवाज़ शरीफ साहब के बारे में हमें पता चल गया है कि वो अब उम्रे की अदायगी के लिए जा रहे हैं और वहाँ से वो लंदन तशरीफ़ ले जाएंगे। यानी इतना ही था बस दौरा पाकिस्तान उनका, पाकिस्तान का दौरा। अगरचे ये दौरा तवील हो गया है, ये भी एक सवाल है कि नवाज़ शरीफ का दौरा पाकिस्तान तवील क्यों हो गया है। तो नवाज़ शरीफ का जो दौरा पाकिस्तान है वो तवील इसलिए हो गया है कि उनको सेनेट इलेक्शंस की वजह से मजबूरन रुकना पड़ रहा है, और दूसरा हसन नवाज़ के जो ससुर है उनकी तबीयत नासाज है, उसकी वजह से उनको रुकना पड़ रहा है। तो नवाज़ शरीफ साहब तो इससे पहले ही लंदन वापस जा चुके होते, लेकिन रुके इसलिए हुए हैं कि ज़रा सेनेट के इलेक्शंस हो जाएं, क्योंकि उसमें वोट कास्ट करना है, वरना लोग सवाल उठाएंगे कि जी आपने वोट कास्ट नहीं किया। तो और फिर ज़ाहिर है कुछ और भी डिसीजंस लेने होंगे। तो नवाज़ शरीफ साहब सेनेट इलेक्शंस की वजह से पाकिस्तान में रुके हुए हैं, और जैसे ही सेनेट इलेक्शंस हो जाएंगे रमज़ान के आखिरी हफ्ते में वो उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब तशरीफ़ ले जाएंगे, और सऊदी अरब से फिर वो लंदन वापस चले जाएंगे, जहाँ पर उनका चेकअप भी होगा और उनका इलाज भी होगा। अगर वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाते तो शायद फिर उनको इलाज के लिए लंदन ना जाना पड़ता, लेकिन वो वज़ीर-ए-आज़म चूँकि नहीं बन पाए तो अब उनको इलाज के लिए लंदन जाना पड़ रहा है। और हो सकता है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी उनके साथ उम्रे की अदायगी के लिए जाएं, और हो सकता है कि मरियम नवाज़ भी उनके साथ जाएं। ये दोनों तो वापस लौट आएंगे उम्रे के बाद अगर जाते हैं, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब का प्लान ये है कि वो आगे लंदन अपने देश सुधार जाएंगे और वहाँ पर जाकर अपने मामूलात को फिर जारी रखेंगे, और इनके साथ नवाज़ शरीफ साहब के साथ हसन और हुसैन भी अपने देश वापस तशरीफ़ ले जाएंगे। अब उनकी बरियत हो गई है, वो बरियती कराने आए थे, अब वापस अपने मुल्क चले जाएंगे। तो ये नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से ख़बरें हैं। नवाज़ शरीफ साहब ने बहुत दिलचस्प उनके हवाले से आज अखबारात में ये खबरें शाये हुई हैं कि उन्होंने, एक तो आपको पता है कल उन्होंने एक इजलास की सदारत की थी, उस पर बहुत सवालात उठे कि नवाज़ शरीफ आखिर किस हैसियत में इजलास की सदारत कर रहे हैं, किस हैसियत में उन्होंने जो है वो बैठे हैं ना, वो वज़ीर आला हैं ना, वज़ीर आज़म हैं, क्या हैं वो ना, वो पार्टी के सदर हैं। अगरचे पार्टी के सदर भी नहीं बैठ सकता, लेकिन फिर भी चले सदर ही होते, सदर भी नहीं है, हुक्मरान जमात के वो प्रेसिडेंट भी नहीं है। तो सिर्फ कायद होना या ताहयात कायद होना तो वो क्वालिफाई नहीं करते कि वो इस इजलास की ज़ारत करें। बहरहाल वो बैठे, और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने सवाल उठाया कि कब तक आखिर हम IMF के कहने पर गैस और बिजली महंगी करते रहेंगे, कब तक आवाम के सब्र को आजमाते रहेंगे। यानी उन्होंने IMF की जो शराइत हैं उस पर काफ़ी तनकीद की, उसको तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि कब तक आवाम के सब्र को हम आजमाते रहेंगे। आपको याद होगा कि जब नवाज़ शरीफ साहब लंदन में थे और 16 महीने की PDM की हुकूमत चल रही थी, जिसमें शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, तो उसमें शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने एक मीटिंग यहाँ पर हुई जिसमें गैस की कीमतें बढ़ाने का फैसला, बिजली की कीमतें बढ़ाने का फैसला हुआ। तो मरियम नवाज़ साहिबा ने स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने कहा था कि जब नवाज़ शरीफ साहब को पता चला कि ये बिजली की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं तो वो उठकर चले गए मीटिंग से, और उन्होंने बहुत नाराज़गी का इजहार किया। तो फिर मरियम नवाज़ ने उस वक्त ट्विटर पर बताया था कि ये जो बिजली की कीमतें बढ़ाई गई हैं ये हमारी इसमें अप्रूवल शामिल नहीं है, हमारी मर्जी शामिल नहीं है, बल्कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब तो बहुत नाराज़ हुए हैं। यानी शहबाज शरीफ कीमतें बढ़ा रहे हैं, उस पर नवाज़ शरीफ साहब नाराज़ हो रहे हैं। तो ये ड्रामा तो हमने देखा। आज फिर हम देख रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब ने एक तरफ छोटे भाई IMF के साथ डील कर रहे हैं,
और दूसरी तरफ वो इस बात पर नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं कि क्यों IMF के कहने पर बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं और आवाम के सब्र को क्यों आजमाया जा रहा है। ये नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार इस अंदाज में किया। दूसरा, आज ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं, ख्वाजा साहब को लगता है कि अपनी सीट पसंद नहीं आई और वो दोबारा रिकाउंटिंग चाहते हैं और वो चाहते हैं कि रिकाउंटिंग करके रेहाना डार को ये सीट दे दी जाए, तभी शायद वो ऐसी बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल फैज़ हमीद और इमरान खान को जवाब तलबी के लिए पार्लियामान में बुलाया जाए। मैं ये सिफारिश करूँगा कि इनको पार्लियामेंट बुलाया जाए। और फिर उन्होंने कहा कि और चार्जशीट क्या लगाई इन लोगों पे, एक तो उन्होंने कहा कि ये TTP को वापस लेकर आए, दूसरा मुल्क को मुआशी तौर पर इन्होंने तबाह किया, और तीसरा नवाज शरीफ को फारिग करने के मामले पर भी इनसे जवाब तलबी होनी चाहिए कि नवाज शरीफ को आपको क्यों फारिग किया, तो इस पर भी इनको बुलाकर पार्लियामेंट में बुलाया जाना चाहिए। तो ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं ये इन शख्सियात को, साबिक आर्मी चीफ, साबिक DG ISI, इनको पार्लियामेंट में जवाब तलबी के लिए बुलाना चाहते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि वो चाहते हैं कि एक सदारती रेफरेंस भेजा जाए। ये सदारती रेफरेंस जो है ये उनको भिजवाया जाए सुप्रीम कोर्ट को, जैसे कि भुट्टो का रेफरेंस भिजवाया था आसिफ अली जरदारी साहब ने। उन्होंने कहा कि मैं वकला से मशवरा कर रहा हूँ और अगर वकला इजाज़त देते हैं और वो तायद करते हैं तो फिर हम इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के पास भेजें और कहें कि जैसे भुट्टो के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गलतियों की इस्लाह की है, ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट नवाज शरीफ के मामले में भी अपनी गलतियों की इस्लाह करे और ये रेफरेंस उनको भेजा जाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि रेफरेंस जो है वो तो सदर की तरफ से भेजा जाता है। अब सदर आसिफ जरदारी जो हैं वो क्या ये रेफरेंस भेजेंगे? क्योंकि उन्होंने ही भेजा था उस वक्त भी भुट्टो साहब के हवाले से रेफरेंस। अब क्या वो रेफरेंस भेजेंगे? क्योंकि पनामा के केस में पीपल्स पार्टी का वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है और पीपल्स पार्टी जो है वाज़ेह तौर पर सवाल करती रही है कि ये करप्शन के पैसे थे, ये अपार्टमेंट्स कैसे बने, ये पैसे बाहर कैसे गए। ये सवाल पीपल्स पार्टी जो है वो उठाती रही है। आज पीपल्स पार्टी ही का सदर कैसे ये रेफरेंस भेजेगा इस्लाह करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को, ये एक बड़ा अहम और दिलचस्प सवाल है। लेकिन बहरहाल वो चाहते हैं कि जिस तरह से जरदारी साहब के रेफरेंस पर भुट्टो के केस में तारीख दुरुस्त हुई है, ऐसे नवाज शरीफ के केस में भी तारीख दुरुस्त होनी चाहिए। वो अलग बात है कि उस तारीख के दुरुस्त होने से या मज़ीद गलत हो जाने से नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन जाएंगे, लेकिन बहरहाल वो अपनी तसल्ली चाहते हैं और वो कहते हैं कि इन लोगों को सख्त सरजनिश होनी चाहिए जिसने नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकाला। अब लोग चलें उस वक्त तो निकाला, लेकिन आज नवाज शरीफ को इक़्तिदार से किसने निकाला? उनकी अपनी पार्टी ने निकाल दिया, उनको वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनाया, या अवाम ने निकाल दिया। अवाम ने उनको 2/3 अक्सरियत नहीं, सादा अक्सरियत नहीं दी, जिसकी वजह से ये नताइज उनको सामना करना पड़ा है। तो बहरहाल ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं। और फिर जब उनसे पूछा गया कि आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, कहीं घर ना जाना पड़े, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, घर का रास्ता में आता है और घर भी देखा हुआ है और जेल भी देखी हुई है। तो पता नहीं ऐसी बातें करके ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो क्या चाहते हैं? क्या वो रिकाउंटिंग चाहते हैं और चाहते हैं कि ठीक है असल जो सीट की मालिक हैं रेहाना डार उनको दे दी जाए और ये मज़लूम बन जाएं? पता नहीं उनका क्या मतम नज़र है। बहरहाल ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो इस तरह की डिमांड्स कर रहे हैं। तो ये अब तक की जी अहम कुछ चीज़ें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।